हेलो दोस्तों, AK टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले तो सभी को शिव तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करेंगे सी टेट में संस्कृत शिक्षण को। संस्कृत शिक्षण में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोगः रूढ़ि शब्दौ यथासंख्यम एतत् सूचयतः। संप्रेषणात्मकम। अब इस क्वेश्चन को हम तीन तरीका से करेंगे। पहला है नेगेटिव पॉजिटिव। जब शब्दकोश की बात करें या कोश की बात करें तो समझ लेना हमारा नेगेटिव है। जब किसी शास्त्र की बात करें या व्याकरण की बात करें तो समझ लेना ये शब्द नेगेटिव हैं। क्योंकि व्याकरण की बात कब करेगा? जब उस पर नियंत्रण पाना होगा, परिपक्वता लाभ पानी होगी। यानी इस व्याकरण का जो फैक्ट क्वेश्चन होगा तब ये पॉजिटिव होगा, ना तो ये पॉजिटिव होगा ही नहीं व्याकरण। क्योंकि व्याकरण से बच्चा भाषा शिक्षण के नहीं हो पाता है। भाषा शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करे तब भाषा शिक्षण होता है। जब किसी विधि की बात करें जैसे निगमन आत्मगमन विधि तो व्याकरण आंसर होगा। अगर यानी कि सीधा सीधी बात है, फैक्ट क्वेश्चन आए जिसमें व्याकरण के बारे में ही पूछे तो हमारा आंसर व्याकरण होगा। शब्दकोश के बारे में पूछे तो हमारा आंसर शब्दकोश होगा। शास्त्र के बारे में पूछे तो हमारा क्वेश्चन शास्त्र होगा। तो इसमें कोश की बात कर रहा है, नेगेटिव हो गया। ध्वनि शास्त्र की बात कर रहा है, नेगेटिव हो गया। और यहाँ व्याकरण की बात कर रहा है, इसमें व्याकरण की बात कर रहा है, नेगेटिव हो गया। ध्वनि ज्ञानम ये सही है लेकिन इसमें नेगेटिव व्याकरण हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका मनोविज्ञान के हिसाब से कराते हैं, जहाँ अर्थ आए, ग्रहण आए, भाव आए, अवसर आए, विभिन्न आए, वास्तविक जीवन आए, ऐसी चीजें आए तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका है किसी भी तरीके से ये जो आंसर है सेकंड वाला किसी भी तरीके से गलत नहीं रहेगा। अगर हमने नेगेटिव छांट लिए तो हमें पॉजिटिव मिल गया, अर्थरूपम। अब आइए मनोविज्ञान के हिसाब से करते हैं। मनोविज्ञान ये क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा ये देखिए। ध्वनि शास्त्रम और ध्वनि ज्ञानम दोनों एक ही चीज होती हैं। ध्वनि ज्ञानम यानी शास्त्र का ही मतलब होता है ज्ञान लेना किसी चीज से, और वही ध्वनि ज्ञानम या ध्वनि शास्त्रम एक ही चीज हो गई। तो हमारा आंसर इनमें से दोनों कट गए। व्याकरणम व्याकरणम च, तो इसमें दोनों बराबर चीजें आ रही हैं, बस उलट फेर कर दिया है तो हम इन्हें दो तो काट ही देंगे। ये हमारा हो गया मनोविज्ञान। यानी कि दो एक तरीका की चीजें आ जाएं तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन दो एक जैसे आ जाएं तो हो ही नहीं सकता। अर्थ रूपम च, और इसमें कोश उपयोग है, यानी इसे तो नेगेटिव से ही काट देंगे। कोश उपयोग के लिए संप्रेषण जो है कोश उपयोग के लिए नहीं होता है, अपने कोश ग्रहण करने के लिए नहीं होता है। आइए अब संप्रेषण, अब तीसरा जो चीज है तो हमारे इस तरीके से भी अर्थरूपम हो गया। आइए अब तीसरे तरीका देखते हैं, संप्रेषण के बारे में पढ़ते हैं। जहां संप्रेषण आ जाए तो समझ लेना कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। संप्रेषण सदैव दो के बीच होता है। जैसे मान लीजिए ये लिख करके भी हो जाता है, पढ़ करके भी हो जाता है, सुन बोल करके भी हो जाता है। अब एक बोल रहा है, पहला बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो अभी तक हमारा ये संप्रेषण नहीं हुआ है। संप्रेषण कब होगा? जब अब ये सुन रहा है, पहले वाला वो बोल रहा है, ये पहले वाला सुन रहा है और दूसरा वाला बोल रहा है। यानी कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप भी कैसा? अभी तक भी संप्रेषण नहीं हुआ है। वार्तालाप भले ही करते रहे लेकिन संप्रेषण कब होता है? जब हम अर्थ को ग्रहण करेंगे, दोनों लोग अर्थ, भाव, समझ, बोध,
जब हम समझ को ग्रहण करेंगे, भाव को ग्रहण करेंगे, अर्थ को ग्रहण करेंगे, बोध गम्यता को ग्रहण करेंगे, एक दूसरे ये चारों चीज़ों को जब ग्रहण करेंगे, दोनों आपस में ग्रहण करेंगे। यदि एक हिंदी में बात कर रहा है और एक इंग्लिश में बात कर रहा है तो एक दूसरे की बात अगर समझ में नहीं आ रही तो क्या संप्रेषण होगा? संप्रेषण कब होगा? दोनों अर्थ जानेंगे बातों का, एक दूसरे के भाव को जानेंगे, एक दूसरी समझेंगे एक दूसरे को, बोध वाणी भी समझना होता है। जब ये चीज़ें होंगी तभी तो संप्रेषण होगा। संप्रेषण का मतलब ये है कि एक दोनों जो बातें कर रहे हैं, जितने लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं, कम से कम दो लोग तो हों ही संप्रेषण के लिए। यानी कि एक लिख रहा है, दूसरा पढ़ रहा है और वो अर्थ ग्रहण कर रहा है पढ़ने के बाद, तो उसका संप्रेषण हो गया। ऐसे ही फिर इसने लिखा और इसने पढ़ा, इसने भी ग्रहण कर लिया और अर्थ समझ गए तो संप्रेषण हो गया। तो अर्थ रूप को ग्रहण करना ही संप्रेषण है। तो हमारा आंसर सेकंड वाला इस तरीके से भी हो गया, तीनों तरीके से हो गया। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक तरीका के दिख रहे हैं, और इसे नेगेटिव पॉजिटिव से काट देंगे। जब शब्द कोश की बात करें तो समझ लेना नेगेटिव होगा। लेकिन हाँ, अगर हम कथा कहानी की बात करें, कथा कहानी कहलवा रहा है और उसमें ABCD के हिसाब से दे दिया तो उसमें शब्दकोश बढ़ता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य। तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है? कि बच्चा अपसारी हो, सृजनात्मक है कि नहीं, सृजनात्मक बन रहा है कि नहीं, चिंतन कौशल उसमें जागृत हुआ है कि नहीं, उसमें समझ विकसित हुई है कि नहीं। समझ को ही बोध कहते हैं, इसे चिंतन को भी बोध कहते हैं। समझ विकसित हुई है कि नहीं, उसकी समझ को, उसके अपसारी चिंतन को, उसके सृजनात्मक को, उसकी परिकल्पना को जानना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक का मतलब ही यही हो गया, परिकल्पना, संरचना, बौद्धिक गम्यता, आउट ऑफ बॉक्स। ये सारी चीजें ही रचनात्मक की मतलब हो गया। तो आइए देखते हैं, जहां अब नेगेटिव पॉजिटिव से देखते हैं। पहले तो जहां उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात करें, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण किया जाए। रचनात्मक कौशल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए नहीं किया जाता है, तो हमारा ये पहले तो कट ही गया। उपलब्धि मापनम, जहां मापन की बात करें, मापन, मानक, केवल, मात्र, ये सारे शब्द एक ही हैं। परम, ये सारे शब्द एक ही हैं। परम मानी होता है सबसे, जो किसी इसके अलावा कोई है ही नहीं, केवल यही है। परम का मतलब यही हो गया, केवल का मतलब ये हो गया मानक का, और मापन का मात्र का मतलब भी यही हो गया कि इसके अलावा कोई है ही नहीं। परम शब्द ईश्वर के लिए किया जाता है कि ईश्वर के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो ये ईश्वर के लिए है। तो यहाँ पर मापन आ गया, कट गया। छात्र दोष, छात्रों के दोष को खोजने के लिए अन्वेषण, अन्वेषण जैसा शब्द आ जाए, अगर पॉजिटिव शब्द हो और अन्वेषण आ जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन अन्वेषण क्या है? छात्र दोष, दोष का अन्वेषण करने के लिए जहाँ दोष आ जाए वो नेगेटिव होता है, सारी चीज़ों को दबा देता है। चाहे अन्वेषण आ जाए, फिर कुछ भी आ जाए, दोष और याद करना, ऐसी चीज़ें आ जाए तो ये सारी चीज़ों को एकदम ढक लेती हैं। फिर आगे अन्वेषण दिया हो, कुछ भी दिया हो, परिकल्पना दी हो, कुछ भी दी हो, ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ों को ढक लेगा ये। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो हमारा बच गया बोधना अध्ययनेन उन्नतीकरणम, बोध अध्ययन की उन्नतीकरण के लिए, जो समझ अध्ययन है उसकी उन्नतीकरण के लिए। मैंने बताया है कि जहाँ उस बोध आ जाए और समझ आ जाए, अन्वेषण आ जाए, परिकल्पना आ जाए तो समझ लेना इसमें कोई नेगेटिव शब्द है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययनेन आकलने च विभागा पोर्टफोलियो नाम। तो जहाँ च आ जाए तो समझ लेना दो चीज़ों की बात कर रहा है, अध्ययन के लिए और आकलन के लिए पोर्टफोलियो क्या है। अध्ययन में आकलन के लिए पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो का नाम क्या है। तो मैं पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं, ये स्वयं के लिए होती है, यानी बच्चे खुद देखते हैं इसमें कि मैंने कितनी प्रगति की,
लगभग 99% प्रगति शब्द आएगा ही आएगा। इसमें प्रगति की जांच होती है। जो बच्चों के स्कूल के और स्कूल के बाहर का जो जीवन है, व्यवहार है, अनुभव है, उनकी प्रगति की जांच होती है, उनके प्रगति का आकलन किया जाता है। इस पोर्टफोलियो में हर चीज़ को अंकित किया जाता है, उसके बाहर के जीवन को, विद्यालय के जीवन को, विद्यालय के आसपास के जीवन को, घर के जीवन को, सभी इसमें दर्शाया जाता है कि ये, और ये काल यानी कालिक समय समय पर होता रहता है, हर टाइम होता रहता है। छात्रों का कालिक यानी समय समय पर कार्य संग्रह, जो कार्य कर रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके तस्या प्रगति दर्शाना, और उसकी प्रगति को दर्शाते हैं, या प्रगति की जांच करते हैं या प्रगति का आकलन करते हैं। ज़्यादातर हिंदी में जांच आता है लिखा हुआ, प्रगति की जांच करना बच्चों के। और जब व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक प्रगति की जांच करना, उसका मूल्यांकन करना। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक लिखा आएगा जब व्यापक मूल्यांकन की बात करेगा, ये याद रखना। तो छात्रा या कालिक कार्य संग्रह या तस्या प्रगति दर्शाएगा, यहाँ प्रगति की जांच करेगा। पोर्टफोलियो जब बिजनेस की बात करें तो अपने जो अनुभव है, अपना जो क्रियाकलाप है, अपना जो व्यापार है, उसके बारे में जो संग्रह करते रहते हैं हर टाइम के, हमने आज क्या किया, अभी क्या किया। जब बिजनेसमैन ये संग्रह करता है, ऐसे ही विद्यालय के लिए शिक्षा का अनुभव प्रदान करने के लिए समय समय पर जो कार्य इकट्ठा किया जाता है उसे दर्शाया जाता है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो छात्रों की समय समय पर प्रगति की जांच करना और कार्य संग्रह करना, ऐसे हिंदी में भी ये आता है। यानी कि हिंदी का ही अगला स्वरूप संस्कृत भाषा शिक्षण है। जो पहले हिंदी में आ चुके हैं, कभी वो संस्कृत में दे देता है, जो संस्कृत में आ चुके हैं वो हिंदी में दे देता है, बस संस्कृत में लिखा होता है, वहाँ हिंदी में लिखा होता है। क्वेश्चन लौट फेर के वही होते हैं बहुभाषा के किसी भी सब्जेक्ट के लीजिए। केवल ये जो व्याकरण है उसे आगमन विधि से पढ़ाया जाता है। व्याकरण के सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लेता है इसमें, व्याकरण के फैक्ट क्वेश्चनों को। तो व्याकरण नियंत्रण की बात है, निर्धारण की बात है, उसमें परिपक्वता पाते हैं व्याकरण से, उसमें भाषा में त्वरितता लाते हैं यानी तेजी लाते हैं व्याकरण से। लेकिन जब इन पेडागोजी की बात करें तो हिंदी और संस्कृत की एक जैसी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आंसर हिंदी में ये दिया है, छात्रा है कालिक कार्य संग्रह या तस्या प्रगति दर्शयेत। चलिए अब हम नेगेटिव पॉजिटिव से करते हैं। जहाँ परीक्षा की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए, जहाँ प्रतिसत्रम की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए, मौखिक परीक्षा या परीक्षा की बात करें उसे काट देना चाहिए। और प्रतिसत्रम आए यहाँ पर काट दिया। व्यवहार अभिलेखनम ये इतना सही है, लेकिन यहाँ प्रतिसत्रम यानी समय समय पर होता है, रोज डेली होता है, हर घंटे होता है ये पोर्टफोलियो की जानकारी, प्रगति की जांच। तो प्रतिसत्रम का तो कोई बात ही नहीं है, सत्र के बाद किया जाए ऐसा नहीं है, हर सत्र में किया जाए ऐसा नहीं है। तो जहाँ प्रति सत्र की बात करें, कोई भी आकलन से एनसीईआरटी में प्रति सत्र या साल के अंत में नहीं होता है, अंत में और प्रति सत्रम में ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ प्रति सत्रम की बात करें उसे काट देना चाहिए, जहाँ परीक्षा की बात करें वहाँ काट देना चाहिए। तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव इसी में बचा और कोई नहीं है। कार्य संग्रह आदि सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव से हो गया। और पोर्टफोलियो की जो जानकारी है, प्रगति की जांच करना, बच्चे की प्रगति की जांच करना, बच्चे के जो कार्य हैं उसकी प्रगति की जांच करना ही पोर्टफोलियो कहलाता है। तो हमारा आंसर थर्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाठस्य सवेग परिसर्पणम नाम। जब पाठ को सवेग के अनुसार पढ़ाया जाए यानी सर्पण उसे बदलते रहें, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, वो बच्चा क्या कर रहा है। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, संस्कृत की में एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा बहुत धीरे धीरे ध्यानपूर्वक चिंतन के साथ पढ़ रहा है, तो वो क्या करना चाह रहा है। जब चिंतन के साथ पढ़ेगा तो वो उस शब्द को पढ़ेगा, उस शब्द को ढूंढेगा जो बताया है कि तुम उस शब्द को ढूंढो, किसी को यानी कि किसी चीज़ को ढूंढो। अध्यापक आदेश दे कि तुम उसे इस किसी शब्द को ढूंढो, तो हम क्या करेंगे, बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे। यानी कि वो ध्यानपूर्वक किसी विशेष सूचना को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। अब जब सब वेग तेजी से पढ़ रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है, यही पूछ रहा है। ये फैक्ट क्वेश्चन है दोनों। तो उसका यही है कि सावेग यानी कोई एक सूचना है, उसको जल्दी जल्दी पलट के उस सूचना तक पहुंचना चाह रहा है। तो निर्दिष्ट सूचना अन्वेषण जो ये सही हो सकता है। तो और जब हमारा मनोविज्ञान कहता है कि जिस शब्द को, जिस क्वेश्चन के
विपरीत कोई शब्द हो तो उसे हमें काट देना चाहिए, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंदम मंदम यहाँ सब वेग की बात कर रहा है, तेजी से पढ़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ मंदम मंदम की बात कर रहा है, सावधान की बात कर रहा है, पठनस्य पाठस्य पठन की बात कर रहा है, मंद मंद धीमे धीमे सावधानम पठनस्य की बात कर रहा है, तो इसे हमें काट देना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है वो हमारा उल्टा है, उसके विपरीत है अगर क्वेश्चन के, तो हमें काट देना चाहिए। तो ये आंसर तो हमारा मनोविज्ञान के हिसाब से कट गया कि यहाँ मंदम, यहाँ तेज की बात कर रहा है, यहाँ मंदम मंदम की बात कर रहा है। अब हमारे ऑप्शन बचे 3, तो फिर एक और आता है मनोविज्ञान, जब ऑप्शन में 2 एक ही तरीके के ऑप्शन हो तो हमें उन्हें काट देना चाहिए। पाठ्य वस्तुना प्रमुख उद्देश्यम, प्रमुख निर्दिष्ट सूचना को और प्रमुख सूचना को दृष्ट शीघ्रता अवलोकनम, यानी कि दोनों लगभग एक ही बात है। जो विशेष निर्दिष्ट सूचना उसको ढूंढ रहा है, जो प्रमुख उद्देश्य है उसको ढूंढ रहा है, तो हमें ये दोनों भी काट देने चाहिए। अब हमारा हो गया असंबंध सूचना त्यजनम, जो असंबंध है उससे संबंध ही नहीं है ऐसी सूचनाओं का त्याग करते हुए जल्दी जल्दी पर्चे को पलटता हुआ आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, तो ये इसका मतलब फैक्ट के हिसाब से जब हम सब एक को पढ़ेंगे तो हम क्रियाकलाप क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप अगर हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी हम पलटे पड़ रहे हैं तो हमारे ये काम की चीज़ें नहीं हैं, आगे जाके आगे अगले पाठों में हमारी काम की चीज़ें, इसलिए को हमको असंबंध सूचना त्याग कर रहे हैं। जैसे ही हमें मालूम है कि ये 10वें पाठ में वो चीज़ है और हम जल्दी जल्दी पलट रहे हैं, तो हमें क्या उन जो उससे संबंध नहीं उनको हटा रहे हैं, हमें अगले पाठ की चीज़ों को देखना है। तो यही मतलब हो गया असंबंध सूचना त्यजनम, यानी सूचनाओं का त्याग कर रहा है कैसी, जो उससे संबंध ही नहीं है, जल्दी जल्दी पर्चा पलट रहा है, इसका मतलब यही हो गया। आंसर हो गया 2 तरीके से हमने कर दिया, मनोविज्ञान और फैक्ट के हिसाब से। फैक्ट क्या कह रहा है, असंबंध जो सूचना है उनको त्याग कर रहा है, त्यजनम त्याग करना, सही है। और ये उसके अनुसार ही नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार, वहाँ तेजी की बात कर रहा है, यहाँ सावधान और मंद की बात कर रहा है, तो ये हम काट देंगे। सूचना निर्दिष्ट सूचना और पाठ्य वस्तुना प्रमुख उद्देश्य एक ही लगभग चीज़ होती है, तो इन्हें हमें इस तरीके से काट देंगे। दूसरी, हम सवेग के साथ पढ़ते हैं तो जो सवेग के साथ कोई कार्य करते हैं तेजी से, तो हमें जो उसको जो त्याग करना है, असंबंध चीज़ है उनको त्याग करना हमें आ जाता है अगर हम तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ें ढूंढनी हैं और किसी गोदाम के अंदर रखी है, उसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी हटा देंगे, हमें पता है कि जो हमें चीज़ ढूंढनी है वो कहाँ पर है, तो वही चीज़ है असंबंध चीज़ों को हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्य। पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य क्या है, जो हम पढ़ने से पहले कार्य को करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य क्या होगा, जब हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे पाठ पढ़ने से पहले, तो पाठ के बारे में बताया जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, पाठ के बारे में रोचक बातें बताई जाएंगी। उसे करना है कि बच्चों को पाठ में इंटरेस्ट लें, पाठ में रुचि लें, ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत करेगा बच्चों के समक्ष कि उन्हें अभिप्रेरणा मिले और बच्चों को उस पाठ में रुचि प्रदान हो। ऐसी चीज़ों ऐसे क्रियाकलापों को किया जाएगा पाठ पढ़ने से पहले, उस पर विचार किया जाएगा, बातें की जाएंगी उस पाठ के ऊपर बच्चों और शिक्षक के बीच में कि ये पाठ है क्या, इसकी जानकारी दी जाए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलन को मान लीजिए, तो अभिज्ञान शाकुंतलन के बारे में दोनों उसके दुष्यंत और शकुंतला के बारे में, दोनों के बारे में बताई जाएंगी, रोचक चीज़ें बताई जाएंगी, तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा कि हाँ हम आगे पढ़ें और पढ़ने लायक पाठ है, ऐसी चीज़ों को ही बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ कठिन की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए, कठिन शब्द की बात करें, यानी कठिन शब्दों की बात नहीं किया जा सकती। कोई सामग्री ऐसी नहीं है जो कठिन हो, बच्चों को समझ में आए, बच्चों की आवश्यकता अनुसार पठन की बात करें तो शब्द कोई कठिन नहीं होता है, उसको समझाया कैसे जाए ये शिक्षक के ऊपर है, ये शिक्षक की चुनौती है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि ये कठिन शब्द है इसको चुनिए, ऐसा नहीं है, कोई शब्द कठिन नहीं होता है, किस तरीक़ा से बच्चे को सिखाना होगा ये बच्चे के ऊपर है। निर्धारण की जहाँ बात करें, जहाँ पद की बात करें, इन्हें तुरंत काट देना चाहिए। कठिना नाम शब्दा नाम पद पुंजा नाम चा अर्थ निर्धारणम, जहाँ अर्थ निर्धारण कठिन शब्दों की बात करें साइकोलॉजी में, पेडागोजी में तुरंत काट देना चाहिए अगर क्वेश्चन फैक्ट नहीं है तो। मुख्य विषय प्रस्तुत छात्राणाम प्रेरणायाम, पाठ व्याकरण मैंने कही है
व्याकरण की जहाँ बात करें, अगर फैक्ट क्वेश्चन नहीं है, व्याकरण का विवरण क्यों देंगे कि ये संधि ऐसे बनेगी, विद्यालय में संधि ऐसे बनेगी। भाई पाठ के बारे में बताइए। अगर व्याकरण का पाठ है तो व्याकरण के पाठ के बारे में बताएंगे। पाठ तो किसी भी तरीका का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है और साइंस का हो सकता है किसी, तो व्याकरण ही जरूरी थोड़ी है उसकी व्याकरण बताई जाए पहले, ऐसा नहीं है। तो हमें ये तुरंत काट देना चाहिए। जब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का ही क्वेश्चन होगा, तो इसमें व्याकरण की कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया तो व्याकरण नेगेटिव शब्द है अगर व्याकरण की बातें नहीं कर रहा है तो। छात्राणाम पठन कौशलम मूल्यांकनम, छात्र के पठन कौशल का मूल्यांकन करना चाह रहा है। अगर देखा जाए, चिंतन किया जाए तो सही हो सकता है, लेकिन उसे छात्र के समय जो मुख्य प्रमुख वस्तु है, विषय है, उसके बारे में प्रस्तुत किया जाएगा। पाठ के मूल्यांकन होगा तो पढ़ने के बाद होगा या पढ़ते समय होगा, पहले नहीं होगा। पहले तो उसका आकलन किया जाता है कि बच्चे किस गति में पढ़ सकते हैं, किस में नहीं पढ़ सकते हैं। पाठ का मूल्यांकन पढ़ने का तो बाद में होगा। अगर पाठ पढ़ने का मूल्यांकन पहले करेंगे तो पाठ पढ़ाने का फायदा ही क्या है कि हाँ ये देखी जाएगी क्षमता कितनी है, पहले इस बच्चे की क्षमता कितनी है, इस पाठ लायक है या नहीं। पाठ का मूल्यांकन बाद में ही होगा। उस पाठ की पढ़ने की क्षमता है कि नहीं, उसकी बुद्धि लब्धि कितना काम कर रही है ये देखा जाएगा। इसको किस चीज़ की आवश्यकता की जानकारी ली जाएगी। जैसे बुद्धि लब्धि अगर कम है बच्चे में तो उसे अधिक सामग्री की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए। दृष्टिबाधित है तो उसके लिए दृष्टिबाधित सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ब्रेन लिपि की जरूरत पड़ेगी। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है तो उसे चश्मा और लेंस आदि की जरूरत पड़ेगी। इस चीज़ों की जानकारी पहले होगी, लेकिन पाठ पढ़ने के पूर्व क्या जानकारी देना। अगर हम पाठ पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं तो पहले ये सारी चीज़ थोड़ी देखी जाएगी। ये देखी जाएगी उस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पाठ का मुख्य विषय क्या है। उसे छात्रों के सामने प्रेरणा दे करके, प्रेरणा के साथ कि आप ऐसा कर सकते हैं, प्रेरणा के साथ उस प्रस्तुत कीजिएगा कि इन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर सकते हैं, आइए अब इस पाठ को पढ़ सकते हैं। उसमें रुचि जागृत करेंगे तो हमारा आंसर हो गया। जहाँ व्याकरण की बात करें उसे काट देना, यानी दो तो नेगेटिव ही हो गए। और यहाँ पठन मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन कब होता है पाठ का, पाठ पढ़ने के बाद या पाठ पढ़ते समय, ना कि पाठ से मूल्यांकन हो ही नहीं सकता कि बच्चों ने क्या पढ़ लिया, ऐसा मूल्यांकन हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, जो पिछला पाठ है, अगर पिछला पाठ होता, पिछले पाठ का यानी जो पाठ पढ़ चुके हैं ऐसा होता मूल्यांकन तो हमारा बिल्कुल सही था। पूर्व ज्ञान का अगर मूल्यांकन होता, पूर्व ज्ञान का यहाँ अगर पाठ छात्राणाम पठन कौशलम का मूल्यांकन की जगह उसका पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन होता तो बिल्कुल सही था। इसीलिए अब हमारा आंसर हो गया दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगमने। भाषा अधिगम में बहुभाषिकत्वम भवति, बहुभाषिक है। बहुभाषा क्या है? मैंने पहले भी बताया है बहुभाषा के बारे में कि बहुभाषा को सम्मान देना चाहिए, किसी की भाषा को गलत नहीं बताना चाहिए, किसी की बात को भार बाधा नहीं बताना चाहिए, और बहुभाषा को संसाधन के रूप में, साधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन जैसे अगर भाषा की क्लास है तो नई नई भाषाओं को सिखाएंगे तो यानी सामग्री के रूप में देखना चाहिए। ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करना नहीं पड़ेगी, बच्चों के द्वारा ही उन सब की भाषा को ही सामग्री समझ के एक दूसरे का ज्ञान बांट देना चाहिए। परस्पर समूह करके एक दूसरे को ज्ञान देना चाहिए, एक दूसरे की भाषा को सम्मान देना चाहिए। संसाधन के शिक्षक को सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे बहुभाषी हैं, कई भाषा का ज्ञान रखते हैं बच्चे, अलग अलग भाषाओं को, जैसे कोई ग्रामीण भाषा का, कोई शहरी भाषा का, कोई अंग्रेजी भाषा का, कोई उर्दू भाषा का ज्ञान रखता है, कोई संस्कृत भाषा का, तो उसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। जैसे उसे शिक्षा दिया शब्द, अब शिक्षा संस्कृत का शब्द है तो इसे ही उर्दू में तालीम कहेंगे, इसे ही इंग्लिश में एजुकेशन कहेंगे। तो सभी से अलग अलग तरीके से हम वार्तालाप करके इन शब्दों की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि तुम्हारी भाषा में शिक्षा को क्या कहेंगे, तो तुम्हारी भाषा को क्या कहेंगे, अलग अलग भाषाओं की जानकारी हम ले सकते हैं। तो इसी को हम संसाधन और सामग्री के रूप में, साधन के रूप में शिक्षक को समझना चाहिए। बहुभाषा शिक्षक के लिए चुनौती है। चुनौती है, बाधा तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं आंसर कैसे लगाते हैं लोग बाधा,
तो सम्मान देना चाहिए सभी की भाषाओं को। कोई ग्रामीण है उसे अगर सम्मान नहीं देंगे, उसको भाषा की लिए आग्रह नहीं करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी भाषा गलत है, तो उसे हीन भावना, यानी कि जिस बच्चे को भी जिस तरीका से अगर हीन भावना हो रही है तो वो तरीका ही बिल्कुल गलत है। हीन भावना उसके मन के अंदर नहीं डालनी है। अगर उसे भाव बताएंगे तो हीन भावना पैदा होगी। तो हमारा हीन भावना तो बच्चों के अंदर पक्षपात और हीन भावना, भाषा के साथ पक्षपात हो रहा है। अगर उसकी भाषा को गलत बताएंगे, मातृभाषा को गलत बताएंगे तो पक्षपात हो रहा है, उसके साथ हीन भावना पैदा हो रही है। पक्षपात और हीन भावना जहाँ कहीं भी हो दिखे थोड़ी सी भी, तो उसे तुरंत आंसर से काट देने चाहिए। आइए आंसर देखते हैं। परम स्वम, इसके अलावा कोई है ही नहीं। परम स्वम यही है सब कुछ, तो सब कुछ नहीं हो सकती। सही है, तो काट देना चाहिए। सब कुछ कोई नहीं हो सकता। ईश्वर के अलावा सब कुछ कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा सब कुछ कोई नहीं है। परम स्वयं केवल ईश्वर है। बाधा, मैंने बताया बाधा नहीं हो सकती। दूसरी बात, भार और बाधा लगभग एक ही चीज़ है, तो ये तो आंसर में तुरंत काट देना चाहिए। तो हमारा हो गया पद्धति। पद्धति को ही संसाधन कहते हैं, साधन कहते हैं, विधि कहते हैं। एक विधि है, विधि भी लिख लीजिए। पढ़ाने की विधि, पद्धति, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ना कि बाधा और भार। परम स्वयं तो कोई चीज़ है ही नहीं ईश्वर के अलावा, ईश्वर ही परम स्वयं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन मन्यते, यानी कि ये कल्पना चिंतन की बात कर रहा है, भाषा प्रयोग की बात कर रहा है। साक्षर कैसे करेंगे कल्पना करने के लिए, चिंतनार्थम चिंतन डालने के लिए, कल्पना डालने के लिए। तो मैंने बताया है, इसी को अपसारी कहते हैं, इसी को आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं, इसी को परिकल्पना कहते हैं, इसी को सृजन कहते हैं, इसी को अन्वेषण कहते हैं, इसी को खोज कहते हैं, इसी को अनुभव करके सीखना कहते हैं। और ये कथा कहानी आदि द्वारा होता है। नाटक, खेल, इसीलिए जोड़ा गया है। उसमें पाठ में रुचि लाने के लिए, पाठ्यक्रम में रुचि लाने के लिए कथा कहानी, नाटक, खेल आदि जोड़े गए हैं। और जब अभ्यास की बात करें, अभ्यास सदैव नेगेटिव होता है, ये याद रखना। लेकिन एक जगह पॉजिटिव होता है। जब खेल की बात करें क्वेश्चन में, तो हमारा अभ्यास बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास द्वारा ही खेल खेला जाता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं कल्पनाशीलता डालने के लिए, चिंतन डालने के लिए क्या जरूरी है साक्षरता के लिए। तो आइए, शास्त्रीय भाषा यानी संगीतीय भाषा जो होती है, शास्त्रीय भाषा, संगीतीय भाषा यानी गायक वाली भाषा जो होती है वो भाषा। द्वितीय भाषा जैसे विद्यालय की भाषा, राज्य भाषा, अंग्रेजी भाषा, किसी को भी ले लीजिए, या तृतीय भाषा, इसी को भी कोई सी भाषा मान लीजिए, प्रथम द्वितीय समाज की भाषा, या फिर तृतीय स्कूल की भाषा मान लीजिए, द्वितीय समाज की भाषा मान लीजिए। अब मातृभाषा, हमारा आंसर हो गया ये। अब इसमें मातृभाषा के साथ साथ, अगर इसमें मातृभाषा हो गया क्योंकि इसमें सिंगल दिया है, अगर इसी में ऑप्शन में दे देता मातृभाषा या द्वितीय भाषा और द्वितीय भाषा, तो हमारा आंसर मातृभाषा को छोड़ करके ये हो जाता। जब हम किसी को आदेश या किसी को देंगे तो उसकी द्वितीय भाषा या मातृभाषा यही, और द्वितीय भाषा की हो जाता विद्यालय की भाषा, विद्यालय की जगह हो जाता राज्य भाषा। अगर ऐसे होता मातृभाषा के साथ अन्य कोई जुड़ रहा होता तो हमारा आंसर वो हो जाता। फिर मातृभाषा सिंगल वाला नहीं रहता, तो उसमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी मातृभाषा में और उसके, यानी मातृभाषा में उसे समझा दिया कि तुम्हें वहाँ जाना है, साक्षरता समझा दी। और द्वितीय भाषा में, अगर विद्यालय भाषा में या समाज की भाषा में वो बोल रहा है तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस भाषा में तुम इसे, मातृभाषा में ये बोलेंगे, और जो द्वितीय भाषा है इसमें ये तुम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इसमें तो ये बोला जा रहा है, लेकिन द्वितीय भाषा में ये, यानी उसके साथ साथ वो सिखाने का भी कोशिश कर रहा है। ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। कल हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे प्याजे को, जिनका संज्ञानात्मक विकास है।